हेलो लॉजिस्टियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे सोर्सिंग, वो भी हिंदी में। तो शुरू करते हैं। सोर्सिंग सोर्सिंग मतलब अपने वेंडर, अपने सप्लायर को ढूंढना, ठीक है, और समझना। उस प्रोसेस को कहते हैं सोर्सिंग। सोर्सिंग एक प्रोक्योरमेंट का ही पार्ट है। प्रोक्योरमेंट के दो पार्ट होते हैं, एक सोर्सिंग, एक बाइंग। एक सोर्स जिसमें हम अपने सप्लायर को, अपने वेंडर को ढूंढते हैं, समझते हैं, और फिर उससे, उन लोगों से, उनसे हम खरीदते हैं सामान, ठीक है। रॉ मटेरियल्स उसे कहते हैं। पूरे प्रोसेस को कहते हैं प्रोक्योरमेंट। अब जिससे भी हम सप्लायर को ढूंढेंगे, कैसे ढूंढ सकते हैं? हम सप्लायर्स को अपने ओल्ड रेफरेंसेस से ढूंढ सकते हैं, अपने ओल्ड कंपनी डेटाबेस से चेक कर सकते हैं, या खुद मार्केट में जाके एनालाइज कर सकते हैं। तो मार्केट एनालिसिस कम्स मतलब आ जाता है। एग्जीबिशंस में जा सकते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में जा सकते हैं, जहां हम अपने सप्लायर्स, वेंडर्स को ढूंढ सकते हैं, ठीक है। और गूगल करके, ऑब्वियसली इंटरनेट के थ्रू, ठीक है, उससे ढूंढ सकते हैं। तो सब, जब हमने ये लिस्ट ऑफ सप्लायर्स निकाल लिए, उन सप्लायर्स को हम कहते हैं प्रिफर्ड वेंडर। उन प्रिफर्ड वेंडर को हम आगे बढ़ाने के लिए, मतलब उनके ऊपर ट्रस्ट करने के लिए, हमें उनका प्री क्वालिफिकेशन करना पड़ता है। प्री क्वालिफिकेशन के 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट होता है अपना लीगल एस्पेक्ट, फाइनेंशियल एस्पेक्ट और टेक्निकल एस्पेक्ट। लीगल एस्पेक्ट में हम उन कंपनीज का बैकग्राउंड चेक करते हैं। नेम, रजिस्ट्रेशन, कहाँ पे ऑफिस लोकेशन है, कौन सी ब्रांचेस है, एक्चुअली क्या नेचर ऑफ बिजनेस है, स्पॉन्सर कौन है, पार्टनर कौन है, और उनका स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, कंपनी हिस्ट्री क्या है, कितने प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी कर चुके हैं, वो चेक करते हैं। तो ये सब लीगल एस्पेक्ट्स में आ जाते हैं। जब हमने लीगल एस्पेक्ट चेक कर लिया, देन हम जाते हैं उस कंपनी को विजिट करने के लिए, क्योंकि फाइनेंशियल एस्पेक्ट कोई हमें एक्चुअली देगा नहीं, बैलेंस शीट। सो हम जब हम जाते हैं उसे विजिट करने के लिए, तब हम उस कंपनी को देखते हैं कि कितनी बड़ी कंपनी है, कितने स्टाफ्स काम कर रहे हैं, वेयर हाउस कितना बड़ा है, खुद मैन्युफैक्चरिंग एजेंट है या एक्चुअली एजेंट है, मैन्युफैक्चरिंग पर्सन है या एक्चुअली एजेंट है। ये सब हम चेक करते हैं। जब ये सब चेक कर लिया, यही फाइनेंशियल और टेक्निकल एस्पेक्ट्स में आपको हेल्प करता है। तो जैसे मैंने कहा था, 3-4 कैटेगरी ऑफ वेंडर होते हैं। फर्स्ट इज प्रेफर्ड, क्वालिफाइड, सर्टिफाइड और डिसक्वालिफाइड। प्रेफर्ड वेंडर, फर्स्ट रफ लिस्ट जो होता है, जो हम निकालते हैं ये गूगल करके या एग्जीबिशन के थ्रू या अपने मार्केट एनालिसिस से या रिसर्च करके, वो फर्स्ट रफ लिस्ट ऑफ वेंडर्स को हम कहते हैं प्रेफर्ड वेंडर। सेकंड आता है अपना क्वालिफाइड वेंडर, जब हमने प्री क्वालिफिकेशन कर लिया हो। प्री क्वालिफिकेशन करके हमने उनके साथ काम करना शुरू कर दिया है, प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस फॉलो किया है। प्रोक्योरमेंट के वीडियो में मैंने ऑलरेडी प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस बताया हुआ है। तो प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस फॉलो किया है, एक एटलीस्ट एक बार उनके साथ काम किया है, तो वो हो जाता है हमारे क्वालिफाइड वेंडर। और सर्टिफाइड वेंडर तब बनता है जब हम उस वेंडर को कैटेगराइज करते हैं स्कोर कार्ड में। उन्हें स्कोर देते हैं उनके परफॉर्मेंस के ऊपर। जो स्कोर कार्ड है वो बहुत डिफरेंट टाइप्स के स्कोर कार्ड हो सकते हैं। कोई ग्रेडिंग सिस्टम होता है, कोई सिर्फ नंबरिंग सिस्टम होता है। ओके, सो जब हम उन्हें एक परफॉर्मेंस के ऊपर स्कोर करते हैं, तो वो हमारे क्वालिफाइड से सर्टिफाइड सप्लायर बन जाता है। और जिसने भी या तो प्री क्वालिफिकेशन क्लियर नहीं किया है या बैड एक्सपीरियंस दिया है, वो हमारे डिसक्वालिफाइड ब्लैकलिस्ट सप्लायर्स में बन जाते हैं। नॉर्मली ज़रूरी नहीं है कि यही कैटेगराइजेशन हो, ये स्टैंडर्ड एज पर द बुक्स कैटेगराइजेशन है। आप अपनी कंपनी में अलग टाइप के कैटेगराइजेशन भी दे सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे स्ट्रैटेजिक सोर्सिंग। स्ट्रैटेजिक सोर्सिंग के 3 टैक्टिक्स होते हैं। फर्स्ट होता है रिएक्टिव, एक होता है टैक्टिकल और एक होता है स्ट्रैटेजिक सोर्सिंग। रिएक्टिव मतलब जो पहले यूज़ होता था, जब भी हमें रिक्वेस्ट आई है तभी हम उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। हमारे सप्लायर्स को इंक्वायरीज भेजना शुरू करते हैं, रेट्स लेना शुरू करते हैं। ये एक रिएक्टिव प्रोसेस है, मतलब रिस्पॉन्स के ऊपर बेस्ड होता है कि अगर आगे वाले ने हमें रिस्पॉन्स किया, हमें पुश किया, तभी हम जाके उसके ऊपर काम करेंगे। फिर आया टैक्टिकल। ये एक्चुअली एक फ्रेम्ड इंक्वायरी जैसे आपको दे देते हैं कि यार मंथली इतनी इंक्वायरीज आपको आएंगी और इस चीज़ के ऊपर आपको इतने सप्लायर्स से कांटेक्ट करना है। मतलब पूरा स्टैंडर्ड एक प्रोसेस दे देते हैं और बस आप उसे ही फॉलो करते हैं। तो उसे कहते हैं टैक्टिकल प्रोसेस। और बट अब आया है स्ट्रैटेजिक सोर्सिंग, जिसमें आप खुद इनिशिएटिव लेते हैं कि आप पहले जाए और समझे कि क्या प्रोडक्ट है, मैं कैसे सप्लायर से कांटेक्ट कर सकता हूँ, कौन से सप्लायर से कांटेक्ट कर सकता हूँ, कैसे उनसे कोलैबोरेट कर सकता हूँ, ताकि मैं एक अच्छा प्रोक्योरमेंट या एक अच्छा डील ले सकूँ।
ओके, तो ये आता है 3 कैटेगरीज। उसके बाद में आता है 7 स्टेप्स ऑफ सोर्सिंग। स्टेप्स ऑफ सोर्सिंग क्या होती है? द फर्स्ट स्टेप होती है कैटेगरी प्रोफाइलिंग। कैटेगरी प्रोफाइलिंग मतलब अपने प्रोडक्ट को जानना, अपने प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन जानना, कितना कॉस्ट है, कितने बंदे उसके ऊपर काम कर रहे हैं, कितने बंदे रिक्वायर्ड है, और हमारा फाइनल कस्टमर क्या रिक्वायरमेंट रखता है, उन सबको जानने में उसे कहते हैं कैटेगरी प्रोफाइलिंग। फिर आता है सप्लाई मार्केट एनालिसिस, मतलब हमारे हमारे मार्केट को ऑल्सो जानना। आपने पिछली वीडियो में प्रोक्योरमेंट में देखा होगा कि मार्केट भी वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम प्रोक्योरमेंट करते हैं तो हमारे मार्केट को जानना कि क्या मेरा सप्लायर्स लिस्ट जो है वो नए सप्लायर्स है कि ओल्ड सप्लायर्स है, क्या मेरा प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव है, और क्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट पड़ेगा मेरे प्रोडक्ट के ऊपर जो भी मैं मार्केट में थ्रो करूँगा। उसके बाद में आता है स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट। अब इन दोनों, ये सब जो है ये रिसर्च है। अब मुझे इसके ऊपर एक स्ट्रैटेजी बनानी है कि क्या मुझे एक नया सप्लायर चाहिए, क्या मुझे एक नया वेंडर चाहिए, या मुझे, मेरे पास में वेयर हाउसिंग नहीं है तो मैं जाके वेयर हाउस से कोलैबोरेट करता हूँ, कैसे मैं अपना रिस्क और अपना कॉस्ट कम कर सकता हूँ, इसके ऊपर अभी हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे। और जब ये स्ट्रैटेजी बन जाए उसके बाद में आता है फोर्थ प्रोसेस जो होता है अपना सोर्सिंग प्रोसेस, जिसमें RFI आता है, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, RFQ रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, और RFP रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मतलब कि हमें प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, उनके डिलीवरी के लिए, उनके प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन, प्रोडक्ट की पैकिंग, प्रोडक्ट एवरी डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन जो हम सप्लायर्स को देते हैं इंक्वायरी कि प्लीज़ हमें ये इस चीज़ के ऊपर कोट कीजिए कि कितना प्राइस रहेगा, उसे कहते हैं रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। फिर आता है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, जो फाइनल प्रपोजल आप नेगोशिएट करने के बाद में मिलता है, उसे कहते हैं रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। इसके बाद में आप एक वेंडर सिलेक्ट करते हैं जिसके साथ आप काम करना शुरू करते हैं। ओके, देन आता है अपना फिफ्थ प्रोसेस, वो है नेगोशिएशन एंड सिलेक्शन, जिसमें आप नेगोशिएशन टैक्टिक्स यूज करते हैं। नॉर्मली एज पर द बुक्स 52 टैक्टिक्स है। अब इसके ऊपर और नीचे भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन बुक्स टू बुक्स। स्ट्रैटेजीज डेवलप करते हैं कि कैसे मैं बेस्ट डील ले सकता हूँ उस सप्लायर से, और जब ये डील मिल जाए उसके बाद में आता है अपना इम्प्लीमेंटेशन स्टेज, मतलब परचेस ऑर्डर बन चुका है, अब हमें वो परचेस ऑर्डर को फॉलो अप करना है। तो जब परचेस ऑर्डर को फॉलो अप करना है, उस इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो उस प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने के लिए, वो रिस्क एनालाइज करने के लिए बहुत सारे थियोरीज दिए हुए हैं, जिसमें से एक है PDCA, एक है फेमा। PDCA मतलब प्लान डेवलप कंट्रोल एंड एक्ट। वो एक हायर वर्जन या नेक्स्ट साइकिल में प्लान डेवलप कंट्रोल एंड एडजस्ट भी हो जाता है। सो बेसिकली इसे, यही जो हमने 4 प्रोसेस अभी तक पढ़ा है, 5 प्रोसेस अभी तक पढ़ा है, ये वही प्रोसेस में आता है कि हम पहले प्लान करें, उसे डेवलप करें, और वो जो हमने डेवलप किया हुआ है उसे हम मेक श्योर करें कि वो कंट्रोल कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, और अगर वो प्रॉपरली एक्ट नहीं हो रहा है तो हम उस चेंज के अकॉर्डिंग एडजस्ट करें। उसी के बाद में आता है फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस। ये भी एक रिस्क एनालिसिस का मेथड है, जिसमें हम हमारे प्रोडक्ट के ऊपर क्या क्या रिस्क आ चुके हैं, ये जब इम्प्लीमेंट हो जाता है तब के है कि एक बार प्लान इम्प्लीमेंट हो गया, उसके बाद अगर कुछ प्रॉब्लम्स आई तो कैसे एनालाइज करेंगे। तो फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस, जिसमें आप अपने फेलियर मोड को एनालाइज करते हो कि, और ना कि उसके इफेक्ट को, क्योंकि अपना जो भी फेलियर, जिस वजह से भी फेलियर आया है आपके प्लान में, उसके वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ों में इफेक्ट पड़ता है जहां आपका ध्यान जाता है, बट उन सब चीज़ों को ना सोचते हुए उसके कॉज पे आप ध्यान देते हो, ताकि अगर उसका कॉज जान लोगे, हटा दोगे, तो ऑब्वियसली उसके सारे इफेक्ट भी कम हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। सो इसी कहते हैं फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस। उसके अलावा बहुत सारे और रिस्क एनालिसिस साइकिल्स है। ठीक है, ये है जब आपने प्लान इम्प्लीमेंट कर दिया है। एक और रिस्क एनालिसिस साइकिल है जो आप प्लान बनाने के टाइम, मतलब स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट थर्ड पॉइंट के टाइम पे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जिसे कहते हैं फिश बोन डायग्राम, या उसे कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम भी कहा जाता है। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि बिना डायग्राम के आपको समझा सकूँ।
सो बेसिकली एक कॉज होता है, एक लाइन होती है जो आपका कॉज होता है और उसके ऊपर इफेक्ट होते हैं, जैसे मैंने अभी का समझाया फेमा में भी। बट ये फेमा का जो होता है वो एक प्रॉब्लम अराइज होने के बाद का है रिस्क। बट ये प्रॉब्लम अराइज होने के पहले ही आप एक चेकलिस्ट बनाते हो कि अगर मुझे ये कॉज है तो उसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, और उस इफेक्ट के ऊपर आप एनालाइज करते हो हर एक चीज। इट्स लाइक अ चेकलिस्ट बोल सकते हो, जिसमें आप हर चीज चेक करते हो कि मैंने ये कर लिया है, मैंने ये कर लिया है कि नहीं। तो वो भी एक बहुत अच्छा थियोरी है जिसके जो रिस्क एनालिसिस में हेल्प करता है। बट बिफोर द प्लान इज मेड इम्प्लीमेंटेड, यू कैन से दैट प्लान बन चुका है और आप उसे एनालाइज कर रहे हो कि क्या क्या रिस्क आ सकते हैं उसके ऊपर, और फिर प्लान इम्प्लीमेंट करते हो। और अगर फिर प्रॉब्लम आती है तो आप फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस यूज करते हो या पीडीसीए यूज करते हो। ओके, देन उसके बाद आता है चेंज रिक्वेस्ट या चेंज मैनेजमेंट। ये खुद एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बहुत जल्दी ही वीडियो बनाऊंगी चेंज मैनेजमेंट के ऊपर। इसमें भी बहुत सारी थियरीज है, वेस्ट मैनेजमेंट की, चेंज मैनेजमेंट की, मेथड्स है, वो सब मैं एक्सप्लेन करूंगी उस वीडियो में। देन आता है अपना बेंचमार्किंग एंड ट्रैकिंग। बेंचमार्किंग एंड ट्रैकिंग मतलब हम हमारी कंपनी का एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं और उस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, उसे ट्रैक करते हैं कि अगर हमारे जो सप्लायर्स हैं मिनिमम ये क्वालिटी के होने चाहिए। क्वालिटी मैं कह रही हूँ मतलब ऑन द सर्विस बेसिस, ठीक है, उसके सर्विस की ये क्वालिटी होनी चाहिए, प्रोडक्ट की ये क्वालिटी होनी चाहिए। तो ये सब जो आप बेंचमार्क बनाते हो, एक स्टैंडर्ड बनाते हो और उसे ट्रैक करते हो कि वो मेंटेन है कि नहीं है। ओके, तो ये था एक छोटा सा वीडियो सोर्सिंग के ऊपर। मैंने ऑलरेडी प्रोक्योरमेंट और सोर्सिंग के ऊपर हिंदी और इंग्लिश में वीडियो बना चुकी हूँ, जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपके कमेंट्स और सजेशन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो के लिए। बाय बाय।